शंकर बाबू के दो बेटे और एक बेटी हैं। बड़ा बेटा विजय जो कि शादीशुदा है और छोटा बेटा विपिन जो अभी कुंवारा है। बेटी रेखा की भी शादी हो चुकी है और वो अपने पति सहित दुबई में बस गई है। शंकर बाबू की पत्नी को गुजरे कई साल बीत गए। घर गृहस्थी का सारा भार बहू रीता पर है। देवर जी, कोई ऑफिस में देख ली है क्या? मुझे धीरे से बता दीजिए, मैं आपके भैया से कहकर सब बात तय कर लूँगी। नहीं है भाभी, अगर होती तो ज़रूर बताता। सच? हाँ भाभी, बिल्कुल। एक बात कहूँ भाभी, मुझे तो अपने सपनों की रानी चाहिए। देवर जी ने सपने देखने शुरू कर दिए हैं। शुभ संकेत बाबूजी को दे देती हूँ। नाश्ते की प्लेट पकड़ाते हुए रीता मुस्कुराई। विपिन रीता का देवर बेहद भावुक और सहृदय, मन गंगा की तरह पवित्र, सागर की गहराई भी उसे न छू सकी। सबके साथ सबका होकर रहना उसकी खास पहचान। सारी कॉलोनी विपिन भैया कहकर बुलाती। विजय, रीता और बाबूजी तीनों परेशान कि कब हाँ करेगा। कहता था कि शादी ही नहीं करूँगा। बहुत दिनों बाद उस दिन उसे खुश देखकर रीता ने यह सवाल किया कि कोई पसंद कर ली है क्या। देवर ऑफिस चला गया तो रीता सोचने लगी कि कितना भोला है ये लड़का। आज के ज़माने में इतना पवित्र सौंदर्य कहाँ मिलेगा, कैसे ढूंढे। आज पति से बात करती हूँ। क्या सोच रही हो? अपने कमरे से बाहर आते हुए विजय ने पूछा। सोच रही हूँ, इतनी सुंदर कहाँ से लाएंगे? क्या लेने जा रही हो तुम? देवर के लिए दुल्हन? क्या मजाक करती हो? हाँ, अभी अभी कहकर निकले हैं कि मुझे तो सपनों की रानी चाहिए। कहाँ से लाओगी ऐसी रानी? नखरे भी तो उठाने पड़ेंगे उसके। तो भाभी और देवर दोनों मिलकर उठाना। क्या उसने कोई ढूंढ रखी है? नहीं। तो फिर? हाँ तो करो कोशिश। तुम जाओ अपने सपनों की रानी लेने और मैं चला अपने काम पर। विजय कहकर निकल गया। तभी बाहर से आवाज़ आई, बहुत दूध आ गया है। हाँ बाबूजी। बाबूजी, आपका नाश्ता भी तैयार है। नाश्ता देते रीता ने कहा, बाबूजी आपसे कुछ कहना है। कहो बहू। विपिन भैया ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अरे वाह, कब बोला और कैसी चाहिए उसे? कहता है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए। तो उसमें क्या है, हमारी रिश्तेदारी में अनेक सुंदर लड़कियां हैं। वह जिसे पसंद करेगा उससे रिश्ता तय समझो। बहू तुम उधर संभालो, मैं इधर संभालता हूँ। बाबूजी ने खनकती आवाज़ में कहा। कब से इस उम्मीद में था कि दूसरी बहू आएगी। और क्या बाबूजी? कुछ नहीं बहू। बाबूजी बात अधूरी छोड़कर बोले, मगर रीता इस ओर से भली भांति परिचित हो चुकी थी। उसके विवाह को 6 साल हो गए थे और बाबूजी तरस रहे थे अपने आंगन के खिलौने के लिए। अरे शंकर बाबू, लड़की को आप देखते ही रह जाएंगे। न करने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। बस एक नज़र की बात रहेगी। दूर के एक रिश्तेदार ने कहा। शाम को रीता ने ससुर जी की पूरी बात सुनी। परिवार के हर सदस्य की खुशी की परवाह में जीती रीता का मन न जाने क्यों आशंकित हो उठा कि विपिन बहुत भोला है और वह लड़की हॉस्टल में पढ़ने वाली। फिर रात को पति के घर आते ही रीता ने अपनी आशंका जाहिर की। अरे, यह जरूरी तो नहीं कि हॉस्टल में पढ़ने वाली हर लड़की तेज हो। हाँ, स्मार्ट तो होगी ही। वहाँ का परिवेश ही ऐसा होता है। तुम अभी से क्यों परेशान हो? विजय ने कहा। विपिन को कुछ बताए बिना ही बाबूजी ने आदेश दिया, आज एक मित्र के यहाँ जाना है, सभी के साथ तुम्हें भी चलना होगा। विपिन ने बिना कुछ पूछे ही हाँ कह दी। रीता मन ही मन मुस्कुराई कि कितना भोला है। यह भी नहीं पूछा कि जाना कहाँ है। लड़की आई, सच में बेहद खूबसूरत। रीता ने तो देखते ही हाँ कह दिया। देवर जी, सपनों की रानी यही तो थी? हाँ, यही है वह। रीता ने धीरे से पूछा और फिर मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। और किसी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं थी। बाबूजी ने कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, पर एक बात बहुत साफ साफ कहना चाहूँगा कि हमारे घर में एक और बहू है, बहुत संस्कारी है। नई बहू घर की खुशी बरकरार रखे, हमें बस इतना ही चाहिए। रीता सोच रही थी कि कभी उसने अपने हाथों से गिलास भी नहीं उठाया होगा। कमरे में उसने खुले पैर ही प्रवेश किया। नाजुक सी एड़ियाँ चुप चुप झांक पड़ी। चेहरे की लालिमा उन पर आ गई थी। शरीर का हर अंग
जैसे नाप तोल कर बनाया गया था, कहीं भी कुछ अधिक या कम नहीं। जो था अपनी जगह सही और सटीक। शायद फुर्सत में नहीं, एकांत में बनाई गई थी वह रचना। रीता ने एक बार पुनः अपनी शंका सबके सामने रखनी चाहिए। इतनी सुंदर, इसे हम लोग संभाल पाएंगे? घर का काम काज कर सकेगी? नहीं करेगी तो क्या हुआ, हम कर लेंगे ना। विपिन ने कहा। इसके नाज नखरे भी उठाने पड़ेंगे तो? हम उठा लेंगे, विपिन ने फिर से कहा। वाह, यह हुई ना बात। तुम क्यों एक बात के पीछे पड़ी हो, विजय ने कहा। बाबूजी ने भी कहा, बहू वह विपिन का काम है, इसकी मर्जी, ये जैसा चाहेगा करेगा। सारे दिन की थकान से चूर रीता ने बिस्तर थामा था, फिर भी आंखों में नींद नहीं थी। एक बात अब भी घूम रही थी कि देवर बहुत सीधा है। शादी की तैयारी में व्यस्त रीता को पता ही नहीं रहता वह कहाँ है और किस जगह नहीं है। हर जगह उसका होना ज़रूरी। घर में आने वाले मेहमानों के इंतज़ाम से लेकर दूल्हे दुल्हन का जोड़ा भी उसे ही तैयार करना था। उस पर क्या अच्छा लगेगा यह विपिन से ही पूछा जाता। दुल्हन का जोड़ा पसंद होने के बाद विपिन ने कहा, भाभी जी आपके लिए पसंद कर दूं या भैया से करवाएंगी? आपके भाई साहब ने इससे पहले कभी पसंद किया है जो आप करेंगे? कहकर रीता मन ही मन सोचने लगी कि विजय तो कभी यह भी नहीं कहता कि तुम साड़ी में अच्छी लगती हो या इस रंग में तुम खिल जाती हो। अच्छा चलिए, अब आपके लिए पसंद करते हैं। आप पर यह जरी बॉर्डर वाली काली साड़ी बहुत खिलेगी। नहीं देवर जी, काला रंग शुभ नहीं होता। ऐसा किसने कह दिया? यह तो फैशन में है। और फिर विपिन ने भाभी पर किसी अनुभवी की तरह साड़ी डालते हुए कहा, अब देखिए आप कैसी लग रही हैं। दुकानदार ने कहा, वह क्या पसंद है? देवर ने शॉपिंग का सारा खर्च उठाते हुए कहा, भाभी आने दो उसे, वह आपकी दोस्त बनकर रहेगी। रीता को उस सुंदरी से जलन हो रही थी, फिर भी वह खुश थी। घर में सारे मेहमान आ चुके थे। आखिर देवर रानी जो ला रहा है। बाबूजी का हुक्म था जब तक शादी पूरी ना हो जाए शहनाई बजती रहनी चाहिए। शहनाई की धुनों में ही बहू ने घर में कदम रखा। कलश पर पैर से ठोकर दे नववधू को चावल गिराने थे और विपिन को समेटने थे। उसने चावल इतनी दूर फैला दिया कि विपिन बेचारा समेटता रह गया। रीता ने देखा तो कहा, देवरानी जी धीरे मारिए, देवर जी को तकलीफ होगी समेटने में। कुछ ही दिनों बाद रीता की आशंका सही साबित होने लगी। वह तो सच में रानी थी। 10 बजे सोकर उठती तो बाबूजी से छिपकर देवर उसे चाय बनाकर देता। जब बाबूजी ने उससे कहा कि जेठानी की मदद किया करो तो वह बोली, मुझे नहीं आता, कैसे करूं, बिगड़ गया तो? वह तो सोकर ही 10 बजे उठती है बाबूजी, रहने दीजिए, रीता ने कहा। उसकी खूबसूरती में कहीं दाग ना लग जाए, यह सोचकर रसोई और अन्य कामों से दूर ही रखा गया। सारे नाच भी उठाए गए। उसके आने के बाद रीता ने खुद को अकेला महसूस किया था। अब देवर रसोई में खड़ा होकर उससे बातें नहीं करता। समय नहीं था। घर के बदले माहौल को रीता ही संभाल कर रखती। प्रिया की गलतियों को वह सबसे छिपा देती। यह बात प्रिया ने समझ ली थी। वह जेठानी की आड़ में खेल करती, जिसे रीता जानकर भी अनजान बन जाती, ताकि घर की सुख शांति बनी रहे। धीरे धीरे समझ जाएगी। मगर प्रिया ने हर दिन परिवार के उसूलों को तोड़ने की कोशिश की। हर दिन विपिन से एक फरमाइश, आए दिन पार्टी, आए दिन सिनेमा। बाबूजी ने एक दिन ऐतराज़ किया, तो इसमें बुराई क्या है, अपनी सहेलियों के साथ ही तो हूँ। तीखे स्वर में उसने जवाब दिया, ठीक है तुम विपिन से पूछ लो। विपिन ने हाँ कह दी। घर से बाहर रहने का समय बढ़ता रहा। तब बाबूजी ने कहा, विपिन देखो इतनी छूट सही नहीं, आखिर वह घर की बहू है। घर में एक बहू भी तो है, उसने तो कभी ऐसा नहीं किया। क्या हुआ बाबूजी, सहेलियों के साथ ही तो हूँ, अब परेशान ना हुइए, मैं हूँ ना। मगर उसके हॉस्टल के लड़के भी तो गए हैं, बाबूजी ने कड़क आवाज़ में कहा। विपिन ने पहली बार बाबूजी से तर्क किया। हॉस्टल में पड़ी है, खुले विचारों की है, कैसे मना करूँ, धीरे धीरे समझ जाएगी। रीता ने भी बाबूजी को समझाया, बाबूजी एक संतान के आते ही बन जाएगी, बस देर आने की है। घर की नववधू ने रात 9 बजे घर में कदम रखा। साथ में कौन है?
बाबूजी ने खिड़की से झांक कर देखना चाहा। प्रिया उस लड़के के हाथों में हाथ डाली थी। वही 2 हाथ खिलखिलाहट के साथ हवा में लहरा गए और खिलखिलाहट की आवाज़ माहौल में गूंज उठी। बाबूजी का तन मन काँप उठा। उन्हें अपनी सालों की कमाई दौलत मान मर्यादा सरेआम बिकती दिखी। झांक कर देखा, कितने घरों की खिड़कियां उस दृश्य की साक्षी बनी। खिड़कियां ही नहीं, उनमें रहने वाले लोग भी अवाक थे। दूसरे दिन भी वही घटना दोहराई गई। प्रिया को छोड़ जब वह जाने लगा तब बाबूजी ने बुलाकर कहा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नमन। लगे तो भले घर के हो। नमन, तुम प्रिया को कब से जानते हो? मैं इसके साथ पढ़ा हूँ अंकल। कहकर वह जाने लगा तो बाबूजी ने उसे रोकते हुए कहा, शायद तुम्हें हमारे घर की मर्यादा नहीं मालूम। तुम्हारा रिश्ता अब सिर्फ प्रिया से नहीं, उसके परिवार से भी है। वह तुम्हारी क्लासमेट ही नहीं, वह किसी की पत्नी भी है, किसी घर की बहू बन चुकी है। इस तरह उसके साथ तुम्हारा आना जाना ठीक नहीं है। वह बिना कुछ बोले चला गया। प्रिया अंदर कमरे में आकर बिफर पड़ी। बाबूजी को क्या हो गया है? क्यों बेवजह शोर मचा दिया? कुल की मर्यादा, कुल की मर्यादा। क्या करूं मैं कुल की मर्यादा का? सारा दिन घर में रहकर उसे पालूं? मुझसे नहीं होगा। क्या हुआ जो मेरा दोस्त मुझे घर छोड़ने आ गया? विपिन ने समझाया, बात दोस्त की नहीं, संस्कारों की है, मर्यादा की है। उसने आकर किसी से कोई परिचय नहीं करना चाहा, तुम्हें बाय कहकर जाने लगा। तो क्या हुआ? विपिन, तुम भी? धीरे धीरे उसका इस तरह आना जाना साधारण सी बात हो गई, जिसकी चर्चा भी नहीं की जाती। हद तो तब हुई जब उस सपनों की रानी ने सच में रात ढले ही घर में कदम रखना शुरू किया। विपिन ने सोचा, कब तक बाबूजी की मर्यादा को यूं सरेआम कुचलता देखूं। उसने अलग घर ले लिया। विपिन सारा दिन ऑफिस में रहता और प्रिया अपने दोस्तों के साथ। शाम को कभी कभी दोनों एक साथ ही घर में प्रवेश करते। विपिन जान चुका था कि कुछ कहना बेकार है। ऐसा नहीं है कि उसने उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया, वह जानकर भी अनजान बन जाता था। शायद खुद समझ जाए। उसकी हर गलती पर खुद पर्दा डाल उसे सुधरने का मौका देता। एक बार तो उसकी आंखों के सामने ही सारा खेल हुआ। वह देखता रहा, बस इतना कह सका, तुम्हें इससे क्या मिलता है? वही जो तुमसे नहीं मिलता। वह मेरा प्यार है, पहला प्यार। मुझसे क्या नहीं मिला? तुम जिसे मिलना समझती हो वह मेरे परिवार की मर्यादाओं के खिलाफ है। अगर वह तुम्हारा प्यार है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? पापा ने कहा, शादी कर लो, हमारे घर से चली जाओ, फिर जैसी मर्जी हो करना। और तुम अपनी मर्जी की कौड़े मुझ पे बरसा रही हो। पहली बार चीखा विपिन। हाँ, क्योंकि तुमसे मुझे बांधा गया है और तुम बंध नहीं सकी, यही ना? तो अब तक तुमने हमें धोखे में रखा था। क्या कमी रखी थी मैंने तुम्हें खुश रखने में? सपनों की मलिका बना कर लाया था तुम्हें, सबसे अलग भी कर लाया, किनारा कर लिया अपने घर से, अपने परिवार से, फिर भी तुम्हें नहीं जीत सका। शायद कमी मेरी ही थी कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहा और यह नहीं जानना चाहा कि तुम्हें मेरी कितनी ज़रूरत है। हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी नहीं, अपनी मर्जी और शर्तों पर रह सकती हूँ। तुमसे पहले मेरे लिए नमन, मैं उसके बिना अपने एक पल की भी कल्पना नहीं कर सकती। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। विपिन फिर भी नहीं हारा था। कई बार घर नहीं जाता, बाबूजी के पास चला जाता, मगर प्रिया यह भी जानने की कोशिश नहीं करती कि वह कहाँ है। उस दिन भी वह ऑफिस से सीधा बाबूजी के पास आया और फफक पड़ा। क्या हुआ देवर जी? उसने सारी बात बता दी। फिर बोला, भाभी अब आप ही कोई रास्ता निकालो। क्या रास्ता निकाले देवर जी? मर्जी आपकी थी, हम लोग तो सिर्फ माध्यम बने थे। आपकी इच्छाओं के चलते और मेरी आशंकाओं पर सभी ने आपत्ति जताई थी कि विपिन सब संभाल लेगा। हाँ भाभी, गलती मेरी थी। मेरी कल्पना सुंदर थी तो कोमल भी थी, इसलिए जल्दी टूट गई। वह तो बहुत कठोर है। जिस कल्पना सुंदरी को मैं हकीकत में बना कर लाया हूँ वह ऐसी होगी कि मेरी कल्पनाओं को ही निगल जाएगी। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर कल्पना करना गुनाह था तो मेरा जुर्म सच में बहुत बड़ा है और मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। मेरी आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है और मैं तमाशबिन बना हुआ हूँ। तो क्या आप यूं ही देखते रहेंगे? नहीं भाभी,
मगर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? बाहर करो देवर जी, मेरा कहा मानो, तलाक ले लो। लेकिन भाभी, कोई लेकिन वेकिन नहीं। जब जिंदगी तुमसे इतनी कुर्बानियों के बाद भी खुश नहीं तो बेहतर है ऐसी ज़िंदगी से किनारा कर लो। दोस्तों, इस कहानी का अंतिम भाग कल आएगा। अंतिम भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।